मैं अनुराग शुक्ला। आज हम लोग एक बहुत अच्छा नया टॉपिक नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं या जो भी हैं, सारे स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बेनिफिशियल टॉपिक और सबसे बेसिक टॉपिक। कोई पहली बार पढ़ रहा हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। और आपको ये पता होना चाहिए कि मेंस में बहुत सारे क्वेश्चन अप्रॉक्स मुझे लगता है कि 7 से 8 क्वेश्चन मिलते हैं और प्री में भी 1-2 क्वेश्चन मिल जाते हैं डायरेक्टली आपको नंबर सिस्टम से। और अगर आप ध्यान से देखें तो नंबर सिस्टम ऐसा टॉपिक है जो सभी चैप्टर्स में यूज़ होने वाली चीज़ है। यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट आप हर एक चैप्टर में आंसर निकालने के लिए यूज़ करते हैं। मल्टीप्लिकेशन वगैरह हैं या भी जो भी चीज़ें हैं, मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं। गुणनखंड निकालते हैं आप, गुणनखंड भी इसमें पढ़ा जाएगा हम लोग। बाकी सारी चीज़ें जो भी होती हैं वो सारी पढ़ेंगे और ये सारे चैप्टर्स में बेनिफिशियल है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। बस ये है कि नंबर सिस्टम एक लंबा टॉपिक है, लेंदी टॉपिक है, तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा और ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा मेरे पीछे लिखा हुआ है क्लासिफिकेशन के बारे में, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे हम, ठीक है। नंबर सिस्टम एक आपका टॉपिक है, नया टॉपिक है नंबर सिस्टम, ठीक है। ये चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो चीज़ें मैंने लिख दी हैं, आप समझिए। क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब कौन कौन से नंबर होते हैं, क्योंकि आपको पेपर में दे दिया जाता है कि नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर आपको पता होने चाहिए कौन से होते हैं, है ना। तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। सेकंड है फैक्टर्स। गुणनखंड आपसे पूछे जाते हैं कि इनमें गुणनखंडों का योगफल ज्ञात कीजिए या गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी रूल पे आएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 2 से 4 से 5 से 9 से सारी चीज़ें डिविजिबिलिटी हम लोग पढ़ेंगे। आपको याद हो तो डिविजिबिलिटी रूल पे सारे पेपर्स में क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देख लीजिए, 2018 का प्री हो, 2018 का मेंस हो, 2019 का प्री हो, सारे में आपको इस पे क्वेश्चन पूछा गया और सारे सेट्स, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसके बाद इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ जीरोज। ये इस बार नहीं पूछा जा रहा है, बट इससे पहले पूछा गया था बहुत ज़्यादा। तो लास्ट में कि दाहिने तरफ से शून्यों की संख्या क्या होगी, ये हम लोग पढ़ेंगे। और इसी में हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टोरियल n को डिवाइड करने पर, जैसे आपसे पूछा जाता है 3 की पावर n से डिवाइड किया जाए फैक्टोरियल 100 को, तो बताइए n की वैल्यू क्या होगी। तो उस तरह के क्वेश्चन भी इसी में हम लोग देखेंगे। फिर आते हैं हम लोग यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट पे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं और यूनिट डिजिट एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा टाइप है जो कि हर एक चैप्टर में यूज़ होता है, ठीक है। ये पढ़ेंगे हम लोग। रिमाइंडर थ्योरम, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें। रिमाइंडर थ्योरम बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ज़्यादा कवर अप करना होता है इसमें, इसको पढ़ेंगे हम लोग। फिर आते हैं सीरीज़ पे। सीरीज़ में कौन कौन सी सीरीज़ आपको पता होंगी। AP होता है, GP होता है, HP होता है। तीनों सीरीज़ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, वो सारा हम लोग पढ़ेंगे। और फिर आएंगे नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ पे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। 2017 का मेंस अगर आप उठा लीजिए तो उसमें इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिले हैं आपको सीरीज़ पे, नंबर सीरीज़ पे। उसके बाद आएंगे मिक्सलेनियस। मिक्सलेनियस में बहुत सारे टॉपिक हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम में। जो आपको ये एग्जैक्टली छूट जा रहा है इसमें, वो हम मिक्सलेनियस में कवर करेंगे। जैसे आपको अक्सर अब पूछा जाता है कि 1 2 3 4 5 नंबर दे दिए गए, कहा गया इनसे बताइए 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती, तो वो सारी चीज़ें हम मिक्सलेनियस में कवर अप करेंगे। क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, प्रीफेस था आपका कि आप लोग क्या क्या पढ़ेंगे ये जानते रहिए। तो सबसे पहले हम लोग आज स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन देखिए, इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, क्लासिफिकेशन में कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ना नहीं है, जो आपने पढ़ा होगा A + BI IB करके, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। सबसे इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है रियल नंबर्स होते हैं और दूसरा क्या होता है, इमेजिनरी। दो चीज़ें होती हैं सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब जो मेनली 2 ही चीज़ें होती हैं, ठीक है। रियल नंबर क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जो कि रियल हो, यानी जिसको हम नंबर लाइन पे डिनोट कर सकें। मतलब नंबर लाइन आपको पता होगी ना, एक नंबर लाइन होती है, बीच में 0 होता है और इधर दाहिनी साइड पे जाइएगा तो पॉजिटिव मिलता है, इधर आइएगा तो नेगेटिव। तो यहाँ -1 -2 ऐसे माइनस इनफाइनाइट तक, और यहाँ +1 +2 ऐसे ही इनफाइनाइट तक। क्लियर है। तो जो भी नंबर लाइन पे हम डिनोट कर सकते हैं वो सारे होते हैं रियल नंबर। इसी तरह इमेजिनरी पे आ जाइए।
रियल नंबर के अभी हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे। इमेजिनरी को जल्दी से देख लीजिए, थोड़ा सा है। इमेजिनरी क्या होता है? स्क्वायर रूट के अंदर जब हमें कोई नंबर मिलता है माइनस के साथ, जैसे स्क्वायर रूट -1, इसी को आपने अगर पढ़ा हो आई लिखा जाता है, आयोटा, है ना, इसको आपने पढ़ा होगा आई। तो ऐसे ही कोई भी नंबर आपको माइनस के साथ मिल जाए अंडर रूट के अंदर, तो इसको लिखा जाएगा ऐसे। तो ये आपके चैप्टर्स में नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, आयोटा के बारे में आपको नहीं पढ़ना है, बस आपको मैंने बता दिया ये सारी इमेजिनरी नंबर। तो चलिए अब आते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर कई तरह के होते हैं, मतलब इनके क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक एक करके हम लोग एक एक चीज़ों को कवर करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हम उठाते हैं नेचुरल नंबर को। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर, इनको आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, है ना। तो आप अगर लिख रहे हो तो प्राकृतिक संख्याएं लिख लीजिएगा वहीं पे। नेचुरल नंबर क्या होता है? जो कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होके केवल पॉजिटिव साइड लेते चले जाइए इनफाइनाइट तक। ये 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक ये सारे होते हैं नेचुरल नंबर, इनको हम n से डिनोट करते हैं। क्लियर है? बहुत ही आसान है, याद रखिएगा। इतना याद रखना कि 1 से शुरू होते हैं। इसी के साथ आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जो कि 0 से स्टार्ट होती है, इसको W से डिनोट करते हैं। ये 0 से स्टार्ट होती है और ये भी इनफाइनाइट टर्म तक जा सकती है। ये बात क्लियर है? नेचुरल और होल नंबर समझ में आ गया होगा। अब आ जाइए अगला नंबर देखते हैं, रेशनल और इरेशनल के बारे में पढ़ते हैं। रेशनल नंबर्स है और इरेशनल नंबर, ठीक है। रेशनल नंबर क्या होता है? इनको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या बोलते हैं इनको, आप चाहें तो लिख सकते हैं इसमें परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो कोई भी हम p/q के फॉर्मेट में लिख सकें। कोई भी नंबर ऐसा जो p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सके, जहां पे q कभी 0 ना हो, क्योंकि q 0 होते ही ये क्या बनाएगा? इनफाइनाइट। तो q 0 ना हो, ऐसा नंबर जिसमें q 0 ना हो और p/q के फॉर्मेट में लिखा जा सके। इसमें क्या बोला जाता है? p और q जो हो वो किससे रिलेटेड हो? होल नंबर हो। होल नंबर नहीं, नेचुरल नंबर। होल नंबर में तो 0 भी आ जाएगा। कोई नेचुरल नंबर हो, मतलब पॉइंट वाले नंबर भी हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो आपको क्या मिला? p और q के फॉर्मेट में हम इसको रिलेट करते हैं, p/q के फॉर्मेट में लिख लें और q = 0 ना। फिर ऐसे ही आ जाइए, ऐसा नंबर जो p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखा जा सके। रेशनल नंबर क्या है? p/q के फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। इरेशनल क्या है? p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते। दोनों बात क्लियर हो गई। अब देखिए इरेशनल नंबर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आप डेसिमल में पढ़ते हैं, रीअकरिंग डेसिमल या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, वो सारी चीज़ें हम डेसिमल में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम उसको नहीं क्लासीफाई कर रहे हैं, तो अभी आपको केवल थोड़ा सा प्रीफेस बताते हुए चल रहे हैं। देखिए अगर 4 लिखा आपने तो ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि 4/1 लिखा जा सकता है, ठीक है। 3/5 आपने लिखा, ये सारे रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो √3 जैसे लिख लीजिए, या फिर पाई लिख लीजिए, या √7 लिख लीजिए। इन सब चीज़ों को आप बोलते हैं इरेशनल नंबर। √3 के हम एग्जैक्ट वैल्यू आपको लिख के दिखाते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.73205080, ऐसे ऐसे चलती रहती है। इसी तरह पाई की वैल्यू होती है 3.14159265, ऐसे चलती रहती है, ठीक है। अगर आप देखिए तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, जैसे आपने बार नंबर पढ़े होंगे। अगर बार नंबर आपने नहीं पढ़ा है तो इस चैप्टर के जस्ट बाद हम डेसिमल पढ़ाएंगे, तो उसमें बार नंबर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी TCS में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए नहीं डरिएगा, बस आप थोड़ा यहाँ पे समझते चलिए जो यहाँ पे यूज़ होना है।
बार नंबर क्या होता है, जैसे आपने लिखा 0.3 बार, तो बार को सॉल्व करने का तरीका क्या है। बार नंबर आपको पता होना चाहिए, कोई नंबर जब बार बार रिपीट होता है, ऐसे ऐसे चलता रहता है, तो इसको शॉर्ट में लिखा जाता है 0.3 पे बार, है ना। 0.3 पे बार का मतलब होता है कि जितने पे बार हो उतनी बार 9 से डिवाइड किया जाता है, यानी ये आता है 1/3। तो देखिए ये p/q के फॉर्मेट में हो गया, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर बार नंबर आपको मिलता है तो इसका मतलब वो क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर क्या होता है, जो ना बार के फॉर्मेट में लिखे जा सके या जो p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सके। पाई की वैल्यू अब आपके दिमाग में आ रही होगी। पाई की वैल्यू तो हमने पढ़ा हुआ है, 22/7 होती है। हाँ, 22/7 रेशनल नंबर है, बट पाई इरेशनल नंबर है। हमेशा याद रखिएगा, ये पेपर में एसएससी ने पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, ठीक है। क्यों है, क्योंकि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 3.14159265 ऐसे करते हुए एक बुक लिखी जा चुकी है मोटी सी, जिसमें पाई की वैल्यू ही लिखी गई। बहुत ज़्यादा वैल्यूज होती, ठीक है, मतलब ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली चीज़ है। ऐसे ही √3 की वैल्यू है, ऐसे ही √7 ले लीजिए, √17 ले लीजिए, बहुत सारी वैल्यूज ऐसी हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसी वैल्यू चलती रहती है। तो इन वैल्यूज़ को हम p/q के फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, इसी वजह से हम क्या कहते हैं कि ये वैल्यूज़ क्या है, इरेशनल नंबर, जो कि p/q के फॉर्मेट में नहीं लिखे जा सकते। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी, तो ये हम रफ कर दें। रेशनल और इरेशनल नंबर में क्लियरिटी आपको आ गई होगी मुझे लगता है। तो चलिए देखिए, बस इरेशनल नंबर में आपका कंफ्यूजन जो होता है। अच्छा, आपने एक और नंबर पढ़ा होगा 3.14, पाई की वैल्यू आप क्या लिखते हैं, 3.14, है ना। 3.14 भी ये रेशनल नंबर है। कैसे लिख सकते हैं, 314/100 करके इसको कैंसिल करके लिख सकते हैं आप, थोड़ा सा चेंज करके, 2 से काट दीजिए, 2 5 10, 2 7 14, ये लिख सकते हैं ना। तो ये अगर p/q के फॉर्मेट में आपने लिख लिया रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये रेशनल नंबर है, तो इसलिए ये वैल्यू भी रेशनल नंबर है। मतलब 3.14 भी रेशनल नंबर है, केवल पाई इरेशनल नंबर है। तो आपसे याद कर लीजिए, ये आप अपनी सहूलियत, अपने सॉल्व करने के तरीके के लिए याद कर चुके हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है और यही वैल्यू होती है 3.14, है ना। जबकि ये ऐसे लिख लीजिए, पाई की वैल्यू 2 आप पढ़ते हैं ना, ये 2 वैल्यूज पढ़ते हैं, ये सही नहीं है। ये आपके सॉल्व करने के तरीकों को थोड़ा सा आसान बनाने के लिए दिया गया है। ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं, इसकी वैल्यू वो लिखी गई है ना, बहुत बड़ी वैल्यू होती है। तो आप याद कर लीजिए 3.14 22/7 तो रेशनल है, पाई इरेशनल है। चलिए आगे बढ़िए, बात समझ में आ रही होगी। आपको अगली चीज मिलेगी इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ये भी इंटीजर भी क्या होता है, नंबर लाइन पे जो भी डिनोट किया जा सके, ठीक है, जो भी डिनोट किया जा सके नंबर लाइन पे वो इंटीजर होता है। बस क्या है कि इंटीजर में 2 पार्ट दिए गए हैं। इंटीजर एक होता है पॉजिटिव इंटीजर होता है, और एक नेगेटिव इंटीजर, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। ये कौन से होते हैं, 1 से लेकर इन्फाइनाइट तक, ठीक है। और ये क्या होते हैं, -1 से लेकर -इन्फाइनाइट तक। अब आया ज़ीरो यहाँ कहीं मिडिल में होता है, जो कि ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। आपने शुरू से पढ़ा होगा 8th 8th में कि 0 ना ही पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। पहले पर समझ में आ रहा होगा, एकदम एग्जैक्ट क्लियर होगा। बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब कभी कभी पेपर में आ जाते हैं, वर्डिंग्स लिखी हुई आती हैं पेपर में, क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा डायरेक्ट इस पर, छोटी छोटी चीज़ें। तो आपने पढ़ा रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स भी पढ़ लिया। इंटीजर्स में ध्यान रखिएगा 0 ना ही
पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। होल नंबर आपने पढ़ लिया, नेचुरल नंबर पढ़ लिया। अब आते हैं इवन ऑड पे, ठीक है। एक होता है इवन नंबर्स और एक होता है ऑड नंबर्स, सभी को पता होगा। ये क्या होता है, 2 से डिविजिबल कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है तो वो क्या होगा, इवन नंबर होगा, और 2 से नॉन डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, 2 से नॉन डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। क्लियर होगा, बहुत ही आसान सी चीज़ है, बेसिक से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें क्या लिख सकते हैं आप, 2, 4, 6 ऐसे ही करते हुए इनफाइनाइट तक। इसमें क्या लिख सकते हैं, 2 से नॉन डिविजिबल यानी 1 और 3, 5 ऐसे ही करते हुए कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं। ये बात क्लियर होगी, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं, बस आपको रिवाइज कराना है मुझे, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पढ़े हुए हैं और जहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे वहाँ हम कोशिश करेंगे आपको क्लियर करें। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। इवन ऑड नंबर्स हो गए, फिर आपको मिलता है प्राइम नंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइम नंबर्स मतलब क्या होता है, अभाज्य संख्याएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो डिविजिबल ना हो। अभाज्य मतलब जो कि डिविजिबल ही ना हो। अभाज्य एकदम क्लियर मतलब याद कर लीजिए, केवल किससे किससे डिविजिबल होंगी, 1 और सेल्फ। ऐसी संख्याएं जो कि अपने आप और एक को छोड़कर किसी भी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, उनको बोलते हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। इसका बहुत यूज़ है मैथ्स में, तो एकदम याद रखिएगा, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले कौन सा आता है, 1 तो 1 से ही डिविजिबल होगा, वो छोड़िए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, और उसके बाद आती है 3, उसके बाद आएगा 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, ऐसे ही 13, 17 ऐसे ही करते चले जाइए, है ना। ये सारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस पे आपसे पूछा गया है, ये पेपर में आ चुका है आपको जो हम बता रहे हैं, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, ये आपने नोट कर लिया होगा। इसमें आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ और चीज़ें पहले बता देते हैं आपको, क्या क्या लिखा आपने, 1 एंड सेल्फ डिविजिबल है, ये हटा देते हैं, आपको याद हो गया होगा। कौन कौन सा नंबर लिखा, 2, 3, 5, 7 ऐसे ही करते हुए 11 चले जाइएगा, ठीक है। देखिए आपको याद करना है, 2 क्या है, सबसे छोटी है अभाज्य संख्याओं में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। आप कह सकते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आपसे पूछा भी गया है, पेपर में आ चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2 होती है, ठीक है। इसी तरह 2 को ही एक और चीज बोला जाता है, 2 को ही बोलते हैं कि ये अकेली है, ओनली अकेली है, जो कि इवन प्राइम नंबर है। अकेली 2 ऐसी संख्या है जो इवन प्राइम नंबर है, मतलब सम अभाज्य संख्या है, और कोई भी सम अभाज्य संख्या नहीं है। क्लियर होगी बात, हटा दें, आप लिख लिया होगा आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इवन नंबर में मुझे लगता है एक चीज हम भूल गए, इवन नंबर में 0 को भी शामिल किया जाता है। 0 इज अ इवन नंबर, वहां पे लिख लीजिएगा। जीरो इज अ इवन नंबर, मतलब 0 भी इवन नंबर माना जाता है, याद रखिएगा, क्योंकि आपको अभी क्वेश्चंस में मिलेगा तो आप करिएगा। तो प्राइम नंबर में ये बात क्लियर हो गई। अब आपसे पूछा गया है 1 से 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, या फिर 50 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, या फिर 1 से 100 तक। एसएससी में 1 से 100 तक वाला आया था,
एसएससी में प्रीवियस ईयर में अगर आप उठा के देखिएगा तो 1 से 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं पूछा गया है, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, 1 से 50 तक के टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं। फिर 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं, और टोटल मिला दीजिएगा तो कितने हो जाएंगे, 25 यानी 25 प्राइम नंबर्स। तो ये डायरेक्ट चूंकि क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने करवा दिया। क्लियर होगा आपको, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं प्राइम नंबर्स पे बेस्ड। आपसे पूछा जा चुका है, बहुत बार आ चुका है कि प्रथम 10 प्राइम नंबर्स यानी कि अभाज्य संख्याओं का औसत क्या हो। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो पहले प्रथम 10 संख्याएं निकालनी पड़ेंगी आपको। क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होता है। तो आप लिख लीजिए, सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 याद हो गई होगी, एकमात्र समअभाज्य संख्या, ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। फिर 3, आपको औसत याद होगा थोड़ा थोड़ा कि सभी नंबर्स का सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। तो आप लिख लीजिए, डायरेक्ट सम लिखते हैं हम, 2, 3, 5 के बाद आएगा 7, 11, 13, 19, 23 और 29। देखिए हो गया 2, 4, 6, 8, 9 ही हुआ, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 छूट गया है, 13, 17, 19, 10 हो गया। इन्हीं को आपको डिवाइड करना है, किससे, 10 से डिवाइड करना है। ऐड कर लीजिए, 5, 3, 8, 2, 10, ये हो गया 10, 7, 17, 18, 28 और 30, 40, 41, 41, 10, 51, 58, 60, 70, 77, 77, 3, 80, 20, 100, 120, 129, कितना आएगा, 12.9 आना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐड करके आप देख लीजिएगा, 12.9 आएगा। हाँ 12.9 आ रहा है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। अभाज्य संख्या आप हमेशा याद रखिएगा, ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अपने आप से और एक से डिविजिबल होते हैं और किसी से नहीं। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपको 2 नंबर्स पढ़ने हैं। कंपोजिट नंबर सबसे पहले आ जाइए। इसके बाद कंपोजिट नंबर कौन होता है, इनको बोलते हैं हम भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर्स को एक और चीज बोलते हैं यौगिक संख्याएं। ये भी आपको कहीं कहीं मिलेगा लिखा हुआ, यौगिक संख्याएं। कंपोजिट नंबर यानी यौगिक संख्या ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि अभी आपने देखा, इसके पहले अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर्स, वो कौन से होते हैं, केवल 2 फैक्टर्स मिलते हैं। कौन कौन सा, 1 एंड सेल्फ, खुद अपना नंबर होगा और 1 होगा। देखिए जैसे 3 लिया आपने, 5 लिया, 7 लिया, 7 किसी और से डिविजिबल है नहीं है, केवल 7 अपने आप से और 1 2 नंबर से डिविजिबल है। यानी कितने फैक्टर मिले, 1 और 2 फैक्टर मिले, 2 गुणनखंड इसके मिले। अब कंपोजिट नंबर जो होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर या ज़्यादा, 3 और मोर फैक्टर्स, कम से कम 3 फैक्टर मिलने चाहिए या 3 से ज़्यादा मिलने, कोई दिक्कत नहीं हमें। बात क्लियर है। तो आपको क्या मिला कि 3 फैक्टर या उससे ज़्यादा फैक्टर मिलने चाहिए। जैसे कोई नंबर ले लीजिए, जैसे हमने ले लिया 1 का क्या हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। 2 हो सकता है, नहीं पॉसिबल है क्योंकि 2 का केवल 2 फैक्टर बन रहा है। 3 आपको पता है प्राइम नंबर है। 4 हो सकता है, देखिए 4 हो सकता है, देखिए 1 हो सकता है, 1 हो सकता है इसका फैक्टर मतलब होता है ऐसे नंबर जो इसको डिवाइड कर जाए। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। कितने फैक्टर्स मिले आपको, 3 मिले। 3 फैक्टर हो गए अगर, तो वो क्या है, कंपोजिट नंबर। क्लियर हो गई बात। चलिए तो आप क्या लिख सकते हैं अब,
4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, ऐसे ही सारे नंबर जो हैं कंपोजिट नंबर होंगे। 9 भी तो होगा, 9 भी होगा, 10 भी होगा। ये सारे नंबर कंपोजिट नंबर हैं, यानी भाज्य संख्याएं हैं। इन्हीं को यौगिक संख्याएं बोलते हैं क्योंकि ये कई नंबर्स के मेल से बनी होती है, मल्टीप्लिकेशन से बने होते हैं। क्लियर हो गई बात? चलिए अगला देखते हैं। इनको जल्दी जल्दी से आपको हम समझाते चल रहे हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी ये टर्म यूज़ होंगे क्वेश्चन में तो आपको समझ में नहीं आएंगे, इसी वजह से बताना पड़ता है। तो अच्छा, ये चीज़ें आप भी याद रखेंगे कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ये सब याद हो गया होगा हम उम्मीद करते हैं, इसी वजह से आपको जल्दी जल्दी से बता रहे हैं। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? सबसे छोटी भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। सबसे छोटी भाज्य संख्या आपने अभी जस्ट लिखा था, क्या होती है? 4 होती है। तो ये याद रखिएगा, आपको मिलेगा। और बाकी मैक्सिमम चीज़ें आपको बता दी गई हैं। हाँ, एक और चीज़, 1 के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपको बताने के लिए नोट किया था कि 1 ना ही कंपोजिट नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर नॉर कंपोजिट नंबर। देखिए 1 क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर में मैंने बताया अपने आप को और 1 को छोड़कर, यानी कम से कम कितने फैक्टर हो रहे हैं? 2 फैक्टर, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 फैक्टर। मतलब केवल और केवल 2 फैक्टर जिसके मिले वही प्राइम नंबर हो सकता है। तो आपको क्या प्राइम नंबर में बताया गया कि एक और अपने आप से डिविजिबल हो, और एक अगर 1 नंबर लीजिएगा तो 1 से ही डिविजिबल हो रहा है और किसी से डिविजिबल नहीं है। मतलब केवल और केवल इसमें 2 फैक्टर पॉसिबल हैं, 1 फैक्टर पॉसिबल है। और हमें क्या चाहिए था? प्राइम नंबर में हमें 2 फैक्टर चाहिए था। तो 2 फैक्टर्स के लिए हमें 1 नहीं लेना है, कम से कम 2 लीजिएगा, तभी ये 1 और 2 2 फैक्टर देगा। बात समझ पाए हैं? चलिए, तो ये बातें आपने लिख ली होंगी। तो इस तरह से ये भी ख़त्म हुआ और आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर आपने अभी पढ़ा, उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मतलब होता है, ट्विन आपने पढ़ा होगा कि साथ में जो आते हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम नंबर्स ऐसे जिसमें एक एक का गैप हो, जस्ट बाद आ रहा है। जैसे 3 के बाद 5 आता है, एक एक का नहीं, 2 का गैप होता है, एक एक का नहीं, 2 का गैप होता है, जस्ट एक दूसरे के बाद आते हैं। ऐसे प्राइम नंबर्स जो एक दूसरे के जस्ट बाद आते हैं, जैसे 3 और 5 हो गया, फिर 5 के बाद 7 आता है, फिर 11 और 13 आता है, ऐसे ही 17 और 19 भी आता है। ऐसे ही बहुत सारे नंबर्स हैं जो आपको ट्विन प्राइम नंबर्स में मिल जाएंगे। तो ट्विन प्राइम नंबर ऐसे हैं जिनमें जो जस्ट एक दूसरे के बाद आते हैं। ऐसे प्राइम नंबर जब एक दूसरे के जो जस्ट बाद आते हैं, 5 के बाद 7 आता है, 11 के बाद 13 आता है, 17 के बाद 19 आता है। या आप कह सकते हैं इन दोनों में गैप 2 का है। क्लियर होगा? अगला देखिए, ट्विन प्राइम नंबर हो गया आपके पास। को प्राइम नंबर्स मैंने बता दिए हैं आपको, को प्राइम नंबर नहीं बताया। अभी 2 नंबर और बचे हैं, को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम। को प्राइम नंबर्स, और एक है दूसरा जो सबसे ज्यादा आप कंफ्यूज होते हैं, रिलेटिवली प्राइम नंबर्स। ये दोनों वर्ड्स में आप कंफ्यूज रहते हैं। देखिए को प्राइम में क्या होता है कि 2 ऐसी नंबर लेते हैं, 2 प्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 हो। 2 प्राइम नंबर्स जिनका HCF 1 हो, मतलब जो भी आप नंबर लेंगे वो ऑलरेडी प्राइम होना चाहिए। HCF 1 होने का मतलब उन दोनों में कोई भी कॉमन नंबर ना मिले। जैसे 3 और 7 ले लिया, क्या इसमें कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन है।
कुछ कॉमन नहीं होने पे 1 होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि ये को प्राइम है, और ये भी ध्यान रखना है ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम। क्लियर है बात? अगला ले लें, अगर 7 या फिर बड़े नंबर्स अगर लेना चाहें 23 और 29 हम ले लेते हैं, या ऐसे कोई भी नंबर 5 और 17 ले लिया, ये सभी आपस में क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, क्योंकि ये नंबर्स भी प्राइम है और इनका HCF भी 1 है। क्लियर? लेकिन रिलेटिवली प्राइम में क्या होता है, कोई भी दो नंबर लिए जा सकते हैं, कोई भी दो नंबर्स, दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो। अब इसमें कोई भी नंबर ले सकते हैं आप, तो कोई भी का मतलब कोई भी, बस केवल क्या देखना है? HCF 1 हो। जैसे हम यहाँ पे ले लें 4 और यहाँ पे ले लें 7, कोई कॉमन फैक्टर कोई नहीं। या फिर अभी यहाँ पे ले लीजिए 10 और यहाँ पे ले लीजिए 21, देखिए ये प्राइम नंबर है? नहीं है। ये प्राइम नंबर है? नहीं है। लेकिन इन दोनों का कॉमन कुछ भी दिख रहा है आपको? कुछ नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? रिलेटिवली प्राइम। बात दोनों में क्लियर हो गई होगी। को प्राइम क्या होता है? दोनों नंबर आपस में प्राइम भी होना चाहिए और HCF भी 1 होना चाहिए, यानी कुछ भी कॉमन नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपको रिलेटिवली प्राइम नंबर अगर देखना है तो क्या होगा कि इन दोनों नंबर्स को कुछ भी हम ले सकते हैं। ये बात ख्याल रखना होगा, एक बात केवल दिमाग में रखनी होगी कि दोनों नंबर्स का HCF 1 हो, यानी कुछ भी कॉमन आपको ना मिले दोनों। बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से मैक्सिमम मैंने कवर अप कर लिया है जो भी टाइप्स थे। तो को प्राइम हो गया है, रिलेटिवली प्राइम हो गया है, बस एक लास्ट चीज बची है, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स को बोलते हैं, शायद शांत संख्या ऐसे कुछ लिखा था, आप परफेक्ट नंबर याद रखिए, परफेक्ट नंबर सही है। परफेक्ट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका जितना भी गुणनखंड हो, जिनके फैक्टर्स का सम, ऐसे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स का सम यानी एडिशन यानी योगफल संख्या के बराबर हो जाए। तो आप लिखना चाहिए तो लिख लीजिए कि परफेक्ट नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके गुणनखंडों का योगफल उस संख्या यानी परफेक्ट नंबर के बराबर हो जाए। लेकिन कैसे? उस संख्या को छोड़कर। जैसे आप लिखना चाहें तो 6 पहला सबसे छोटा परफेक्ट नंबर यही है। 6 को आपने लिखा, 6 की कौन कौन से मल्टीपल गुणनखंड संभव हैं? 1 से तो सभी डिविजिबल होते हैं, फिर 2 से ये डिविजिबल है, फिर 3 से, फिर 6 से। इतने गुणनखंड संभव है ना। लेकिन हमने क्या कहा? ऐसे फैक्टर्स लेना है कि जो संख्या को छोड़कर, जैसे यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिए, संख्या को छोड़कर, मतलब उस संख्या को हम नहीं लेंगे, ठीक है, उसको काउंट नहीं करेंगे। तो ये संख्या छोड़कर यानी इसको हमें नहीं लेना है। तो देखिए 3, 2, 5, 1, 6, इन सभी का एडिशन 6 के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट नंबर है। बात समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल आपको दिखा देते हैं। जैसे अगला नंबर है 28। 28 को आप ब्रेक करिए, 1 से डिविजिबल है। फैक्टर क्या होते हैं? जब जितने नंबर से हम इस संख्या को डिवाइड कर सकते हैं, इस संख्या से छोटा कोई भी ऐसा नंबर जिससे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 4 से होगा, 6, 7, 14, 28, इतने नंबर पॉसिबल है। हाँ, इतने ही नंबर पॉसिबल है। अब आपको क्या बोला गया? संख्या को छोड़कर, यानी ये नंबर नहीं लेना है। देखिए 14 और 7, 21, 25, 27, 28, इसके बराबर हो रहा है सारा एडिशन। एडिशन अगर इसके नंबर के बराबर हो गया तो ये फॉलो हुआ रूल, और इसको हम बोलते हैं परफेक्ट नंबर्स। बात क्लियर हो गई होगी। तो
ये आपने नोट कर लिया होगा, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे कुछ परफेक्ट नंबर्स के बारे में 2-3 हम लिख देते हैं। सबसे छोटा होता है 6, फिर 28, थर्ड वाला होता है 496। ऐसे ही आप करते चले जाते हैं, परफेक्ट नंबर बनते चले जाते हैं। तो आपसे मतलब ये कह सकते हैं आप सबसे छोटा परफेक्ट नंबर सबसे छोटा परफेक्ट नंबर ये है। ये क्या है? सबसे छोटा यानी लीस्ट 2 डिजिट परफेक्ट नंबर। ऐसे ही इसको कह सकते हैं लीस्ट यानी सबसे छोटा 3 डिजिट का परफेक्ट नंबर। बात क्लियर हो गई होगी? अब नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ टॉपिक्स के ऊपर। सबसे पहले है आपके एग्जाम में पूछा गया है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। एक प्लेस वैल्यू होती है और एक होती है फेस वैल्यू। फेस मतलब होता है चेहरा, तो चेहरा वैल्यू यानी जो भी आप देख के जिसको जो चीज़ बता सकें। प्लेस वैल्यू आपने पढ़ा होगा 7th 8th में, स्थानीय मान बोलते थे इसको, है ना? आपने इसको पढ़ा होगा। और फेस वैल्यू कुछ भी लिख लीजिए, फेस वैल्यू एग्जैक्टली हमें याद नहीं है हिंदी, तो आप फेस वैल्यू ही याद कर लीजिए, अच्छा है। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कोई नंबर पहले ले लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाते चलते हैं। 5 3 8 2 मान लीजिए ये कोई नंबर है। इसमें अगर आपके फेस वैल्यू पूछी जाए तो फेस वैल्यू वही होती है जो नंबर होता है। मतलब 2 की फेस वैल्यू 2 होगी, 8 की फेस वैल्यू 8 होगी, 3 की फेस वैल्यू 3, 5 की फेस वैल्यू 5। यानी फेस वैल्यू मतलब वही नंबर, वही डिजिट जो होती है वही फेस वैल्यू हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता है जब आपने पढ़ा होगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे करके नंबर पढ़े होंगे, वो वाली होती है स्थानीय मान, फेस वैल्यू। ये कौन से प्लेस पे है? इकाई के प्लेस पे, तो 1 से मल्टीप्लिकेशन होता है। ये किस प्लेस पे है? दहाई के प्लेस पे 10 से मल्टीप्लिकेशन होगा। ये है सैकड़े के प्लेस पे 100 से मल्टीप्लिकेशन, और ये है हजार के प्लेस पे 1000 से मल्टीप्लिकेशन। ये आपने पढ़ा होगा, है ना? ऐसा ही होता है। तो आपको ये सब लिखना नहीं है, केवल आपको समझा रहे हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब इस पे एक क्वेश्चन पूछा गया था इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं कि बताइए 8 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर क्या होगा। इसी क्वेश्चन को देके पूछा जाएगा। क्वेश्चन बनकर नोट कर लीजिए कि 5382 संख्या के 8 अंक का स्थानीय मान और फेस वैल्यू यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर क्या हो। तो आप बताइए इसकी फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू मैंने बताया वही होती है जो नंबर होता है, 8 हो गया। इसको घटाना है इसके प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू में क्या आ रहा है? इकाई, दहाई, 10th प्लेस पे आ रहा है, यानी 80 हो जाएगा। 80 माइनस 8 कितना आएगा? 72। बात क्लियर हो गई होगी। बहुत ही आसान सी चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, ये हो गया पूरा क्लासिफिकेशन फिनिश। आपके नंबर सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? क्लासिफिकेशन। कि जब तक आपको क्लासिफिकेशन नहीं आते हैं तब तक कुछ भी आप नहीं कर पाइएगा। क्वेश्चन में बोल देगा कि प्रथम 100 नेचुरल नंबर पूर्ण संख्याओं का गुणनफल बताइए, तो आप क्या करेंगे? या गुणनफल को हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बताइए लास्ट में जीरोस का नंबर क्या होगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट था क्लासिफिकेशन, आपको याद हो, ठीक है। अब आते हैं वन ऑफ द मेजर टॉपिक्स, फैक्टर्स या फैक्टराइजेशन, जो भी बोलिए आप। हम निकालेंगे यहाँ पे गुणनखंड। सबसे पहला टाइप है, हम इसीलिए मैंने इसमें टॉपिक वाइज लिखवा दिया है कि सबसे पहला ये टाइप है। टाइप कह सकते हैं आप। एक टॉपिक है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर मैंने 6 7 8 9 टॉपिक शायद लिखवाए हैं, टाइप लिखवाए हैं। तो उसके अंतर्गत हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है फैक्टर्स। उसमें फैक्टर्स क्या होता है? गुणनखंड क्या होता है? कोई भी नंबर जितने नंबर से डिविजिबल होता है वही होता है गुणनखंड, ठीक है। तो अब गुणनखंड में ये तो आपको नहीं पढ़ना है कि जैसे आपको मिल गया, मान लीजिए 16 मिल रहा है, तो 16 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 1 से डिविजिबल है। 2 हो सकता है, 3 से नहीं डिविजिबल, 4 हो सकता है, 5 से नहीं है, 6 से, 7 8 से डिविजिबल है, फिर 16 से डिविजिबल है।
तो ये सारे नंबर्स क्या है, इसके गुणनखंड है, फैक्टर्स। क्लियर है, हो गई बात। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक पे, जो एसएससी में क्वेश्चन पूछा जाता है गुणनखंड पे। ठीक है, मान लीजिए आपको कोई नंबर दिया गया। सबसे पहले आपको मान लीजिए एक नंबर दिया गया है 1080। ठीक है, कोई नंबर लिया हमने 1080, इसको ब्रेक कर दीजिए। सबसे पहले 2 से डिविजिबिलिटी 4, 5, 8 से डिविजिबल है, तो 8 से डिवाइड करके फैक्टर्स इसको लिख देते हैं। देखिए ये किससे किससे डिविजिबल है, हम इसको लिख लेते हैं। 8 से डिविजिबल हो रहा है तो 8 लिख दिया हमने, 2 10, 8 3 24, 8 5 40, 135 आ गया। यह भी 5 3 8 1 9, 9 से डिविजिबल है, तो 9 से डिवाइड करके लिख दीजिए इसको। 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 9 5 45, 5 3 15, यानी ये कितना बन गया, 9 बना, 3 बना, 5। ये इतने फैक्टर्स बनाए हमने, लेकिन हमको तो बेसिक फैक्टर्स लिखने थे। इसमें आपको सबसे मेन चीज़ जो याद रखनी है वो ये है कि हमेशा हम इसको प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करेंगे। इसमें आप नोट बना के लिख लीजिएगा कि हमेशा अगर आपको फैक्टर्स निकालने हैं तो जो भी नंबर्स मिलेंगे, नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक करते हैं। प्राइम फैक्टर आप समझ रहे हैं, अभाज्य संख्या। तो देखिए प्राइम फैक्टर्स में अगर ब्रेक करिए तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3। 8 को आप 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। फिर 9 इंटू 3 27, 27 को भी आप 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। और अगला नंबर है 5, 5 को ऐसे ही रहने दीजिए। ये आपको मिल गया प्राइम फैक्टर्स। अब प्राइम फैक्टर्स जब मिल जाए, अब आपसे कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं। कैसे, वो देखिए। सबसे पहले आपसे पूछता है कि बताइए कुल गुणनखंडों या कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है। ये एग्जाम्पल से हम लोग समझते चल रहे हैं, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं है। अभाज्य गुणनखंड अगर आपको निकालने हैं तो ये सारी जो पावर लिखी गई हैं इन्हीं को आप ऐड कर लीजिए, तो 3 3 6 1 7, 7 गुणनखंड जो होंगे वो अभाज्य गुणनखंड होंगे। सबसे पहला होगा अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, और अभाज्य गुणनखंड कितने मिले आपको, 7 सॉरी। ठीक है, तो अगला देखिए। अब हम निकालते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। अब निकालते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या अगर आपको निकालनी है तो क्या करना है, केवल जो पावर्स है इसमें एक एक ऐड करिए और मल्टीप्लिकेशन। क्या करना है, पावर्स जो बनी है, किसकी पावर्स, प्राइम फैक्टर्स की पावर्स। देखिए सारे प्राइम नंबर्स हैं, अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंडों की जो भी पावर बनी है उसमें एक एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा। देखिए 3 1 4 और 4 चौक 16 दूना 32 गुणनखंड मिले टोटल। अच्छा, ये करते क्यों हैं, क्योंकि आपको पता है कोई नंबर छोटा सा लेके आपको दिखाते हैं। देखिए मान लीजिए आपने क्या लिखा था, 12 लिखा, मान लीजिए 12 लिखा। 12 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। अब इसका अगर गुणनखंड हम निकाल लेंगे, कुल गुणनखंड निकालिए, तो 1 हो सकता है, 2 3 4 6 और 12। कितने गुणनखंड हुए, 1 2 3 4 5 6 गुणनखंड हुए। कैसे हुए, इनकी पावर एक ऐड करिए, और इनकी पावर अगर कुछ नहीं लिखा होता 1 होती है, तो 1 + 1। अब देखिए 3 दूना 6, टोटल 6 गुणनखंड, यहाँ से भी है यहाँ से भी है, तो इसी वजह से हम लोग ये करते हैं। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड पूछे जा रहे हैं, तो देखिए 1 है, ये 2 है, 2 अभाज्य गुणनखंड आपको मिले। अब आपको क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या
तो हमें अभाज्य गुणनखंड चाहिए और जिसमें आपको 2 और 3 मिल रहे हैं, 4 3 12। हाँ सही है। अब यहाँ से आप जो चाहें वो निकाल सकते हैं। अब जैसे आप अगला क्वेश्चन हम पूछेंगे कि आप बताइए कुल समगुणनखंडों की संख्या। अब आपसे पूछा जाए कि समगुणनखंडों की संख्या बताइए, तो समगुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करेंगे, केवल क्या कहेंगे कि अगर इसमें 2 ना आए, ये अगर 2 ना आए तो समगुणनखंड पॉसिबिलिटी कम हो जाती है, यानी हमको 2 लाना है, इसमें हर बार हमको 2 लेके आना है। इसलिए हम क्या करते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, देखिए या तो 2 की पावर 3 में या तो 2 आ सकता है, या 2 की पावर 2 आ सकता है, या 2 की पावर 3 आ सकता है, और एक नंबर हम लेते हैं 1, इसी के लिए 3 लिखते हैं। तो अगर हम 2 को बाहर निकाल लें, ये हम कहें कि इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, सॉरी ये 2 बाहर निकाला हमने, ये 5। अब अगर इस चीज़ को हम लिख देते हैं 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 और 5, तो इसमें कोई दिक्कत है आपको? लेकिन एक बात तो आपको क्लियर हो गई अब कि अगर हम 2 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या मिलेगा, हमें समगुणनखंड मिलेगा। तो यही तो हमसे पूछा गया है टोटल समगुणनखंडों की संख्या। तो 2 अगर हम बाहर एक 2 निकाल ले रहे हैं तो इसमें मल्टीप्लाई करने पे ये हमेशा इसको सम बनाएगा, इसलिए हमें ये बात क्लियर है। अब कोई भी गुणनखंड हम लिखेंगे तो वो हमेशा सम गुणनखंड होगा। यानी अब क्या करना है, इसको 2 को बाहर निकाल लिया, अब जो बचे हैं इनका गुणनखंडों की संख्या लिख देते हैं। तो 2 + 1 यहाँ पे लिखेंगे, पावर में 1 ऐड करके लिखना है आपको, तो 3 + 1 और 1 + 1 कितना आ जाएगा, 3, 12 और 32, सॉरी 24, 12 दूना 24। मुझे लगता है बात क्लियर हो रही होगी कि हमने क्या लिखा। अभाज्य आपको याद करना है कि सारी पावर्स को केवल ऐड करके लिख दीजिए, अभाज्य गुणनखंड मिल गए। फिर आपको याद करना है कुल गुणनखंडों की संख्या के लिए क्या करते हैं, पावर्स में एक एक जोड़ के गुणा कर लेते हैं बस, ठीक है। इसी तरह सम गुणनखंडों की संख्या निकालनी है। सम निकालनी है मतलब आपको 2 से मल्टीप्लिकेशन चाहिए पूरे नंबर में, तो 2 को आप बाहर निकाल लीजिए। 2 को बाहर निकाल लिया हमने तो कितना बचा, ये बचा है, यानी इसी को आप इस फॉर्मेट में लिख दीजिए, 1 1 ऐड करके पावर लिख दीजिए। या ये कह सकते हैं कि इसमें पावर 1 ना ऐड करिए, यानी 2 की पावर में 1 जो ऐड करते हैं आप वही नहीं ऐड किया, बस वही उतना तो हुआ है, तो ये भी कह सकते हैं आप। बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगला आते हैं विषम गुणनखंड। इसी का हम विषम गुणनखंड निकालते हैं। कुल विषम गुणनखंडों की संख्या। देखिए विषम गुणनखंड निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, अगर 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करते ही क्या मिलेगा आपको, सम मिलने लगेंगे, सम गुणनखंड मिलेंगे। अगर 2 से मल्टीप्लाई मैंने नहीं किया तो विषम गुणनखंड मिलेंगे। यानी आप केवल इसी को छोड़ दीजिए, बाकी सभी को पुराने तरीके से लिख लीजिए, एक एक ऐड करते हुए पावर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी 8 ऐसे नंबर्स होंगे जो विषम गुणनखंड होंगे। बात क्लियर हो रही होगी एकदम आराम से। तो हम लोग ने सम पढ़ लिया, कुल गुणनखंड पढ़ लिया, विषम गुणनखंड पढ़ लिया, ये सारी चीजें क्लियर है। अब आ जाइए, आपको जो सबसे ज्यादा फंसाने वाला क्वेश्चन आता है ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में अभी तक आपने ये शायद पढ़ा भी होगा, जो आपने अभी पढ़ा है ना। अब जो नया क्वेश्चन बन रहा है वो ऐसा बन रहा है कि 1080 यानी 1080 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी जो मान लीजिए किसी नंबर से डिविजिबल,
20 से डिविजिबल हो। ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल गया। अब ये नए टाइप के क्वेश्चन आने लगे, ठीक है। तो इसमें क्या करना होगा आपको कि 1080 का सबसे पहले फैक्टर लिखेंगे हम। फैक्टर आपको पता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5, ये फैक्टर लिख दिया आपने। ये आपको चेक करना है कि किससे डिविजिबल है, 20 से। 20 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 5 20 ना। 2 की पावर 2 इंटू 5 प्राइम फैक्टर में ब्रेक करना है ना आपको, तो प्राइम फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 इंटू 5। अब 2 की पावर 2 इंटू 5 जहाँ जहाँ मिलेगा वही तो 20 का फैक्टर होगा। यानी इसी को अगर हम चाहें तो कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 बाहर हो जाएगा, यही बचेगा। हमने क्या कहा कि 2 की पावर 2 इंटू 5 बाहर कर लो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 20 का फैक्टर चाहिए। 20 के फैक्टर के लिए 20 से मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है, तभी 20 का फैक्टर हमें मिलेगा। और 20 के फैक्टर के लिए हमने अगर 2 की पावर 2 इंटू 5 कॉमन कर लिया तो आपको क्या मिलेगा। अब कुछ भी पूछा जाए बता सकते हैं आप, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं तो फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 2 इंटू 5 बाहर हुआ तो क्या बचा, 2 की पावर 1, और 1 में 1 ऐड करिएगा तो कितना मिलेगा, 2 इंटू 3 की पावर 3 है, 1 ऐड करिए, 4 इंटू 2 8। क्लियर हो गई होगी बात ना। केवल आपसे जो भी गुणनखंड पूछे जाएं, मान लीजिए 20 का फैक्टर आपसे पूछा गया है तो 20 को आप बाहर यहाँ रख दीजिए और जो बच्चे उसके टोटल गुणनखंड यहाँ पे लिख दीजिए। क्लियर। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में थोड़े और नंबर्स दे दिए जाएं आपको। अगला हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए आपको दिया गया है कि कोई नंबर है 540, 540। 540 का सबसे पहले हम फैक्टर करेंगे। 540 का फैक्टर कितना आएगा, 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से 48 नहीं, 4 से डिविजिबल है। देखिए इसको तुरंत फैक्टराइज क्या करिए, 4 4 3 12, 4 5 20, 135। 4 को क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर, 135 को 3 का क्यूब इंटू, ये तो आता है 27 5, हाँ ठीक है, ये इतना लिखेंगे फैक्टर। अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा, तो ये देखिए पूछा जाएगा किससे विभाज्य है, मान लीजिए 18 से पूछा जाए। 540 के कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी जो कि 18 से विभाज्य है। तो 540 का 18 से डिविजिबल कोई नंबर अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18 का मल्टीपल इसमें बनाना पड़ेगा। 18 का क्या होता है फैक्टर, 2 की पावर 1 और 2 9 18 होता है, 3 का स्क्वायर, ये इतना होता है 18 का फैक्टर। अब इसमें से 18 के फैक्टर को हम बाहर निकाल लेते हैं। इस क्वेश्चन में से 18 के फैक्टर को हम बाहर निकाल लेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि 2 1 यहाँ से चला गया है, 2 बचा है, 3 का स्क्वायर चला गया है, 3 बचा है, यहाँ 5 बचा है, यही बचा है। अब आप फैक्टर निकालना जानते हैं, क्या करना है, केवल पावर में 1 ऐड करना है, 2 आएगा, पावर में 1 ऐड करना है, 2 आएगा, पावर में 1 ऐड करना है, 2 आएगा। ये भी कितना मिला आपको, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। तो आपको जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन मिले तो आप कर लीजिएगा। अब आ जाते हैं हम एडिशन पे, गुणनखंडों का योगफल। अगला क्या है, एडिशन ऑफ फैक्टर्स या सम ऑफ फैक्टर्स। अभी फैक्टर्स का हम क्या कर रहे थे, केवल फैक्टर्स का नंबर पढ़ रहे थे, नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब सम ऑफ फैक्टर्स पढ़ेंगे, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, पानी पी लें। चलिए हम फिर से देखते हैं सम ऑफ फैक्टर। फिर इसमें भी हम कोई नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमने छोटा सा नंबर लिया 360। 360 18 दूना 36 और 9 दूना 18, यानी 4 गुणे 9 और 5, इसमें 10 में भी 2 मिलेगा एक, यानी 2 की पावर 3 मिलेगा, और 9 यानी कि 3 का स्क्वायर, और यहाँ 5, ये तो मिलेगा 9 चौक 36, ठीक है। इतना इसका फैक्टर हुआ। अब पूछा जाएगा कुल गुणनखंडों का योगफल क्या होगा।
360 के गुणनखंडों का योगफल क्या होगा, एग्जैक्ट लैंग्वेज हम बता देते हैं। पूछा गया कुल गुणनखंडों का योगफल, सम गुणनखंडों का योगफल, ऐसे ही करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, कुल गुणनखंडों का योगफल। कुल गुणनखंडों का योगफल। अब इनके कुल गुणनखंडों का योगफल अगर लिखना है तो इसके जितने फैक्टर पॉसिबल हैं वो सारे लिखे जाते हैं। तो इसके कौन कौन से फैक्टर पॉसिबल होते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसके अलावा भी कोई फैक्टर पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। अब पूछेंगे आप 2 की पावर 0 क्या है, 2 की पावर 0 यानी किसी भी नंबर की पावर 0 लिखने पर वो नंबर क्या होता है, 1 हो जाता है। तो इसलिए सभी में पावर 0 लिखा जाता है याद करने के लिए, बट ये होता क्या है, 1 होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में आएगा 3 की पावर भी 0 से स्टार्ट करिए और उस नंबर तक जाइए जो आपको दिया गया हो। ऐसे ही 5 की पावर 0 से स्टार्ट करिए और उस नंबर तक लिखिए जो पावर दी गई है। देखिए 0 से स्टार्ट किया, 3 पावर तक गए, 3 तक दिया था, 2 तक दिया था, ये 0 से 2 तक गए हम। 5 की पावर 1 था तो 0 से 1 तक, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये 1 हो गया, 2 4 8। इसी तरह ये हो गया 1 3 9 और ये हो गया 1 5। यानी ये कितना बना, 8 4 12 2 14, 1 15 मिला और ये 5 1 6 90 हो गया, 9 3 12 1 13 117। यही मिलेगा आपको। बात समझ में आई होगी। केवल क्या करना है, जो फैक्टर्स आपको मिले उसमें 0 से उस नंबर तक का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन में अगले नंबर्स के सेम वही प्रोसेस करते रहें। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, सेकंड है, ये कुल गुणनखंडों का योगफल है। और अगला आपको देखना है, मान लीजिए पूछ लिया जाए कि सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंडों का योगफल मतलब आपको केवल एक चीज का ध्यान रखना है, सम गुणनखंड अगर लेना है तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक 2 को बाहर कर लेंगे, 2 को बाहर कर लेंगे एक, तब तो आपको सम गुणनखंड मिलना शुरू हो जाएगा। यानी एक 2 को बाहर कर लेंगे तो आपको क्या मिलना शुरू होगा, देखिए अगर आप यहाँ गुणनखंड करते थे तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, यही तो लिखते थे। अब एक एक का गुणनखंड होता है, जैसे यहाँ 3 की पावर 0, 1 और 2 ये लिखा। अब गुणनखंड करने का मतलब क्या होता है कि ये एक बार इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ, यही तो होगा गुणनखंड। ऐसे ही करते रहते हैं हम लोग। तो अब क्या करेंगे, अगर 2 की पावर 0 में आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कराइएगा, 2 की पावर 0 होता क्या है, 1 होता है, 1 से ऑड नंबर में मल्टीप्लाई कराइएगा तो ऑड ही तो मिलेगा आपको। और चूंकि एक अकेला ये प्राइम नंबर है जो कि इवन है, बाकी सभी ऑड है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 की पावर 1 को छोड़ना पड़ेगा। यानी अगर इसको हम हटा दें, 2 की पावर 0 को, सॉरी, इसको हटा दें, अब देखिए इन सभी नंबर में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा। हमेशा याद करे रहिए कि इवन नंबर में कोई नंबर मल्टीप्लाई होकर इवन ही बनाता है ना। तो ये इवन नंबर है, अब इसमें कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा, क्या ऑड बना सकता है, कभी नहीं बना सकता। इसलिए हमने क्या किया, 2 की पावर 0 को छोड़ दिया और बाकी नंबर्स को वैसे ही लिया। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 0 को छोड़िए, 2 की पावर 1, 2 और 3 तक ले लीजिए, 3 की पावर 0 भी लेंगे, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही रहेंगी जैसे पिछले क्वेश्चन में था, है ना। 5 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 1, इस तरह से आप करेंगे। अब इन्हीं को आप सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा 8 4 12 2 14 और यहाँ पे मिल जाएगा आपको 9 3 12 1 13 और यहाँ पे मिलेगा 5 1 6। तो 14 छक 84 और 13 चौका 52, 2 और 13 8 104 और 5 4 9, यही आएगा आपका आंसर। मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बात समझ लीजिए। केवल क्या करना है आपको, जो सम गुणनखंड थे, सम गुणनखंडों में ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे आप 2 की पावर 0 ले लेंगे, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है और 1 से किसी भी ऑड नंबर में मल्टीप्लाई करने पर वो क्या देगा, ऑड नंबर देगा। हमें क्या चाहिए था, सम गुणनखंड, इसलिए हमने 1 को छोड़ दिया, यानी 2 की पावर 0 को छोड़ दिया। इसी तरह अगला सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ पे विषम आ जाएगा।
ये हो गया विषम गुणनखंड। अगर विषम गुणनखंड आपको निकालने हैं तो विषम में फिर से क्या करना पड़ेगा, अगर इवन नंबर से कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलेगा आपको, इवन नंबर मिलेगा। इसलिए आप क्या कहेंगे कि विषम गुणनखंड अगर हमें निकालना है तो इवन नंबर को छोड़ देंगे। इवन नंबर को छोड़िए तो देखिए क्या क्या मिलेगा, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2 ऐड हो जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन में आएगा 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, जैसे आप पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, केवल उनके फैक्टर्स को ऐड कर देना है। ठीक है, तो ये सॉल्व कर लीजिए, 9, 12 और 13 और ये मिलेगा 6, कितना आ जाएगा 78। ये फैक्टर्स मिले। अब इन्हीं में ही और बाकी क्वेश्चंस आते हैं, बट अभी आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। अब अगली क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कि इनमें ही बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे इसमें ही पूछ लिया जाता है कि आप बताइए इसमें 20 का मल्टीप्लिकेशन यानी 20 का फैक्टर कौन कौन से होंगे, योगफल, है ना। या इस पर बहुत अच्छे अच्छे 2017 और 18 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो सारे क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। तब तक आप इसके नोट्स अच्छे से बनाइए और अपना अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।